Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will continue our discussion on SPSS, its application in research. So we were talking about the basics, and in today's lecture, our focus will be on the testing of normality of the variables. जो हम variables इकट्ठे करते हैं, जो जिनका data हम इकट्ठा करते हैं through survey method, primary, secondary data. So the next task is to check whether the variables are normally distributed, whether they are bell-shaped. If they are, then whether the bell shape is skewed or positively skewed, negatively skewed. Its tails, the two tails are thick or thin or what. तो अगर तो हमारे पास there are different methods. One is histogram, the other is box plot, और फिर ये one sample KS test जिसको Kolmogorov Smirnov test कहते हैं, और PPQQ plot यानी probability plot और quantile plot, और फिर इसके साथ ही बॉक्स प्लॉट जो कि इंटरक्वार्टाइल रेंज भी बताता है हमें, उसके अंदर मीडियन लाइन भी होती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। visual binning for the purpose of determination of the normality, and visual binning can also be used to transform a a ratio variable to a nominal variable. इसका क्या मतलब है? कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जैसे इनकम है, तो इनकम अगर हम डायरेक्ट पूछे, हमें डायरेक्ट फिगर हमारे पास हो, तो द इनकम इज इन रुपीज और इन डॉलर्स, और बट द पॉइंट इज इट इज ए कंटिन्यूस सीरीज, यानी ये रेशो फॉर्म में वेरिएबल आता है। लेकिन अगर हमने इसको कैटेगरीज में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी विजुअल बिनिंग यूज हो सकती है। कैटेगरीज का क्या मतलब है? अगर हम कहें कि स्मॉल इनकम कैटेगरी फॉर एग्जांपल जिनकी इनकम 20,000 तक है, दूसरी कैटेगरी जिनकी इनकम 20,000 और 25,000 के दरमियान है, फिर तीसरी, चौथी एंड सो ऑन। तो अगर हमारे पास लोगों ने इनकम हमें बता दी है, तो वी कैन इजीली ग्रुप इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। इनमें एसपीएसएस में कई मेथड होते हैं, एक चीज को कन्वर्ट करने के, एक से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाने के लिए कई तरीके होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डाटा सेट है वो मैं एक मिनट में एसपीएसएस खोल लूं, IBM, और फिर मेरे पास जो आज जो डाटा हम यूज करेंगे, एक एग्जांपल हम यूज करेंगे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल डाटा, सर्वे डाटा। और आमतौर पे सर्वे डाटा में अगर नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, जैसे आपने 1 2 3 लिकर्ट स्केल बनाया हुआ है 4 5 तक, 1 से लेकर 5 तक का, तो इसकी तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा नहीं ख्याल कि चेक करने की जरूरत होती है। इसी तरह अगर ऑर्डिनल वैल्यूज हैं, मसलन रैंक किया हुआ है 0 1 की शक्ल में या 1 2 की शक्ल में, तो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मेलिटी चेक करने की जरूरत कहाँ पे होती है? जहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वो उसकी कंटिन्यूस वैल्यूज हो, या जिसको हम स्टेटिस्टिकली रेशो, एसपीएसएस की लैंग्वेज में भी रेशो कहते हैं। ये मैंने एसपीएसएस खोल लिया, मैं फाइल यहाँ से इंपोर्ट करूंगा। मैंने इसलिए ये आपके सामने ये इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये तरीका आ जाए। ये मेरा फोल्डर है 14 अप्रैल का, और इसके अंदर ये मेरा फाइनेंशियल डाटा है, और इसको मैं एसपीएसएस में इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इंपोर्ट किया, तो ये मुझे ये इस तरह का मैसेज दे रहा है। तो ये मैं इसको रेंज भी कर सकता हूँ। इफ आई डोंट वांट टू इंपोर्ट द इंटायर डाटा सेट, रादर आई वांट टू इंपोर्ट सर्टेन रेंज और सर्टेन लिमिट ऑफ द डाटा, कुछ वैल्यूज, तो फिर मैं कर सकता हूँ। तो इसको, ये जो बार है, इसको स्क्रॉल करके आप देख लें कि आपके वेरिएबल्स क्लियरली एसपीएसएस के अंदर शो होंगे या नहीं होंगे। इसको ओके प्रेस करते हैं। इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू ट्रांसफॉर्म द डाटा। ये मेरे पास आ गया। अगर ये इसके, ये देखें, ये इसके डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हम चाहें
तो इसके कई, एक तरीका तो ये है कि ये कंट्रोल टी में जाके हम इसको कर लें। दूसरा इसका तरीका ये है, चलें एक दफ़ा फिर से ही इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मैं खोलता हूँ दोबारा IBM और इधर से ये मेरे पास जो फ़ोल्डर है, सिस्टम इज़ स्टक, इट मे टेक अ फ्यू सेकंड, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास फ़ाइल है डेटा फ़ाइल, जिसकी डेसिमल प्लेसेस जो हैं हम यहाँ से भी कर सकते हैं और उधर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉरी ये इस तरह से इसको हम करके तो वी कैन रिड्यूस इट टू अ फ्यू डेसिमल प्लेसेस, 3, 4 या जितने भी हमने करने हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, और इसको मैं क्लोज करने के बाद या इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द रिजल्ट्स लुक वेरी स्ट्रेंज। अगर ये एक्सेल मैंने प्रेस किया, ये मेरा डाटा, और ये एक दफा फिर आपके सामने ये प्रैक्टिस हो गई। ओके, एंड द डाटा इज हियर। अब देखें, नाउ इट लुक्स बेटर, ये जो है नाउ इट लुक्स बेटर। अब हम वापस आते हैं कि हमने नॉर्मेलिटी चेक कैसे करनी है। तो इसका एक तरीका तो जैसे मैंने बताया कि विजुअल बिनिंग का है। विजुअल बिनिंग कैसे होती है? ट्रांसफॉर्म में जाके तो हम ये विजुअल बिनिंग और जो वेरिएबल्स हमने जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी हो, आमतौर पे सारे डाटा की ही करनी होती है, तो इसको शिफ्ट किया, कंटिन्यू किया, तो ये हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न सामने आ रहा है। अब देखें कि ये बेल शेप तो नहीं बन रही, इसकी जो लेफ्ट टेल है उस पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हमें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। जो डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ये है। इसी तरह ये बांग्लादेशी टका है जिसमें ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है व्हिच लुक्स वेरी स्टेबल। इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी जिस तरह पाकिस्तानी रुपी का अगेंस्ट यूएस डॉलर था उस तरह से नहीं है। इट लुक्स बेटर। इसी तरह अगर हम ये इंडिया का देखें, इसका भी ये राइट टेल हमें ज्यादा लग रही है। ऑयल प्राइसेस की अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट लुक टू मी नॉर्मल। तो ये जैसे कि नाम है विजुअल बिनिंग, तो हम इसको विजुअल इसका विजुअलाइज कर सकते हैं। इसी तरह ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, ये बॉन्ड का है, तो इन सब में देख लें डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप नहीं है। तो अगर ये इसकी हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें इसका मोड ज्यादा है। और अगर इसकी जो टेल है, ये जो राइट और लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट टेल्स हैं, अगर ये इनकी थिकनेस को देखें तो फिर इनके कुछ नाम हैं जिसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। अगर ये टेल जो है वो थिन है और इसका जो ऊपर जो हाइट है वो ज्यादा थिक है, ज्यादा एक्सपेंडेड है, और ये टेल जो है वो थिन है, तो इसको प्लेटिकर्टिक कहते हैं, प्लेटिकर्टिक। और इसी तरह अगर इसकी जो टेल, अगर ये इसकी हाइट जो है वो काफी स्क्वीज्ड है, यानी बिल्कुल सुराही के मुंह की तरह, और इसके जो साइडें हैं वो ज्यादा थिक हैं, तो इसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। तो लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक, इनके स्पेशल मीनिंग है। तो आगे चलते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, इसको मैं स्किप करता हूँ। दूसरा तरीका जो विजुअल बिनिंग की तरफ हम दोबारा भी आएंगे, इसके और भी पर्पसेस हैं। एक और जो तरीका है, हम एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में जाके तो हम डिस्क्रिप्टिव में इन तमाम वेरिएबल्स को शिफ्ट करके, इधर शिफ्ट करके ऑप्शन में जाके यहाँ से हम ये कर्टोसिस स्क्यूनेस, स्क्यूनेस की आइडियल वैल्यू 0 होती है, कर्टोसिस की आइडियल वैल्यू 3 होती है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि अगर ये स्क्यूनेस 0 नहीं है और कर्टोसिस की आइडियल वैल्यू हमारे डाटा में 3 नहीं आ रही, तो फिर इसका क्या मतलब है। तो जाहिर है कि अगर स्क्यूनेस पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड, लेकिन कर्टोसिस की आइडियल आइडियल वैल्यू 3 है। तो अगर एक हमारे डाटा के अंदर के से
वैल्यू इसकी एक्सीड कर जाती है 3 से, अगर हमारा के की जो के स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो फिर ये क्या होगी, फिर ये अगर ये हमारे स्टॉक रिटर्न्स हैं, तो इसका मतलब है जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वी कैन टेक द रिस्क एंड वी कैन रिसीव ए बेटर रिटर्न। लेकिन अगर के की वैल्यू लेस देन 3 आती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि बेटर अवॉइड रिस्क। तो ये रिस्क अवर्स एटीट्यूड होगा इफ के इज लेस देन 3, बट इफ के इज मोर देन 3, तो फिर ये रिस्क लविंग या रिस्क सीकिंग एटीट्यूड ऑफ द इन्वेस्टर होगा। तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस दिस इज अ मैसेज बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। फिर ये मैंने ओके किया, और इन स्टैट्स को हम ये पढ़ के देख सकते हैं, ये कर्टोसिस में इनमें से कोई भी स्टैटिस्टिक जो है वो 3 से ऊपर नहीं है, 3 से कम है। तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज रिस्क अवर्स एटीट्यूड। इसी तरह अगर आप स्क्यूनेस को देखें, नन ऑफ द वैल्यू इज नियर अबाउट 0, बल्कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, जिनके साथ पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब ये है कि जो लेफ्ट टेल ऑफ द बेल शेप कर्व है वो ज्यादा लेंथी है, ज्यादा लंबी है, और अगर ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो तो इसका मतलब ये है कि राइट टेल जो है वो लेंथी है, यानी ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो उधर हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये अच्छा, एक तो ये तरीका, ये तो नंबर्स हो गया, तो नंबर से हम इस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीका इसका आगे चल के मैं बताऊंगा। अब फर्दर हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक स्क्रिप्ट स्टैट्स के अंदर एक एक्सप्लोर कमांड है, जिसमें इसकी मदद से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। हिस्टोग्राम बन सकती है, बॉक्स प्लॉट, और ये केएस, पीपी, क्यू प्लॉट, ये सारे इसमें बन सकते हैं। एग्जाम्पल, ये हमने तमाम वेरिएबल्स को इधर डिपेंड लिस्ट किया। अगर इनमें इनकी कैटेगरीज होती हैं तो फिर हम फैक्टर लिस्ट, जैसे जेंडर है या डेमोग्राफिक्स हैं, तो वो हम यहाँ पे डाल सकते थे, और उसकी बेस पे फिर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते थे। स्टैट्स में जाते हैं। स्टैट्स में हमने आउटलायर्स देखें। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मेलिटी वगैरह चेक करने का पर्पज ये होता है कि ताकि हम आउटलायर्स को लोकेट कर सकें, पॉइंट आउट कर सकें, और फिर डाटा को हम ट्रीट कर सकें, उनकी जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, बिकॉज आउटलायर्स आर वेरी डेंजरस। इकोनोमेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर आउटलायर्स हों तो उसकी वजह से हेटेरोस्केडास्टिसिटी के इशू भी आ सकते हैं, और भी ओएलएस अजम्पशंस के वायलेशन के चांसेस होते हैं। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। प्लॉट्स, तो प्लॉट्स की मदद से हम वो केसेस भी लोकेट कर सकते हैं जो आउटलायर्स कंसीडर हो सकते हैं, जो या the outliers which have been pointed, which the observations which have been, the cases which have been pointed out as outliers, they can also be located in the diagram। तो इसमें ये नॉर्मेलिटी प्लॉट्स जो हैं हमें हेल्प करेंगे। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, नहीं सॉरी, ये प्लॉट्स में एक प्लॉट हिस्टोग्राम का मैंने छोड़ दिया, ये यहाँ पे आएगा कंटिन्यू, और उसके बाद बोथ स्टेटिस्टिक्स एंड प्लॉट्स, यस। अगर हम सिर्फ प्लॉट्स लेना चाहें तो हम ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर हम स्टैट्स सिर्फ लेना चाहते हैं तो ये, और अगर हम दोनों देखना चाहते हैं तो ओके करेंगे। तो हमारे पास जो है इट मे टेक अ फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि हमने सारे वेरिएबल्स डाले हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा टेबल है डिस्क्रिप्टिव्स का। इसको पढ़ने का तरीका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या नॉर्मेलिटी को लिए? देखें, जो नॉर्मल कर्व होती है, जो जिसको हम ये मैंने यहाँ पे ये लिस्ट किया हुआ है, 3 किस्म की कर्व्स होती हैं या बेल शेप होती हैं। एक प्लेटिकर्टिक जिसकी टेल थिन हो, और मेसोकर्टिक जिसके जो एक नॉर्मल जो बेल शेप कर्व होती है, इसका आइडियली जो कर्टोसिस की वैल्यू है वो 3 होती है। तो लेप्टोकर्टिक जिसकी जो टेल्स हैं वो ज्यादा फैट होती हैं। तो आम तौर पे लेप्टोकर्टिक अगर हो, यानी कर्टोसिस के से ज्यादा, के की वैल्यू जो है वो अगर 3 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 3 हो, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स दोनों जो हैं दे आर इक्वली लाइकली टू अकर इन वेरी एक्सेसिवली। और अगर और मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर रिस्क लवर या यू आर रिस्क सीकर एज इन्वेस्टर, तो फिर इसमें चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न्स
may exceed the negative returns and the investment is not bad. तो लेप्टोकर्टिक एक रिस्क सीकिंग एटीट्यूड को शो करता है। प्लेटिकर्टिक जो है वो रिस्क अवर्स एटीट्यूड को शो करता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन 3 तो आप समझ जाएं कि ये नेगेटिव एक्सेस कर्टोसिस है और इसकी वजह से रिस्क अवर्स एटीट्यूड होगा ऐसी मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, देखें मीन वैल्यू, ये अगर मीन मीडियन ये अगर क्लोज हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है। हमारे इस केस में देखें ये क्योंकि ये करेंसी है, हम इसके 159.5 और ये 158.5 तकरीबन 1 रुपये का फर्क है, तो इसको हम इस तरह से नहीं ले सकते, इतना आसान नहीं ले सकते कि ये नॉर्मल है, बिकॉज स्क्यूनेस को देखें तो स्क्यूनेस इज नेवर जीरो हेयर। इसी तरह कर्टोसिस इज नॉट 3, इट इज लेस देन 3। यूएस डॉलर में भी आप देखें कि अच्छा इसमें अगर आप इसके 5% वैल्यूज पॉजिटिव हैं जो नेगेटिव हैं उनको हम ट्रिम कर दें, फिर भी मीन की वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही, 158.73 है और ओरिजिनल मीन जो है वो 158.5 है। तो लिहाजा ऐसे लगता है कि कोई खास चेंज नहीं आने वाली इसमें। इसलिए ये इंडियन रुपीस का है 73 ट्रिम करने के बाद भी, और कर्टोसिस और स्क्यूनेस तो कोई ना कोई इंडिकेटर्स होते हैं। यानी इन फर्स्ट लुक आप मीन मीडियन मोड को कंपेयर करें, इफ दे कोइंसाइड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल बेल शेप, और अगर इनमें फर्क है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। तो फिर ये कहाँ से पता चलेगा, आप स्क्यूनेस को देखें। तो स्क्यूनेस आइडियली 0 होना चाहिए फॉर बेल शेप, लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो फिर आइदर इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड, ये अब यहाँ हमारे केस में ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। कर्टोसिस को आप देखें ये लेस देन 3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगेन ये प्लेटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है क्योंकि ये 3 से लेस है। इसी तरह बाकी वेरिएबल्स को हम देख सकते हैं। ये तो हो गया इसकी वैल्यूज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की। अब एक और तरीका ये भी होता है कि हम ये हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएं, तो ये हाईएस्ट वैल्यू इसकी 160 है पाकिस्तानी रुपीस की अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो $1 160 रुपए का है। ये कितने दफा ऐसे हुआ है, 52 टाइम्स आउट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, 96 टाइम्स ये 160 पॉइंट ये इतने में भी रहा है। इसका आगे जो है डेसिमल प्लेसेस होंगी जिसकी वजह से ये 96 टाइम्स ये भी आया है। उसके फौरन बाद फिर 51 टाइम्स जो है फिर 160 160.660 और कुछ और वैल्यूज होंगी फॉर डे। लोएस्ट में 151.72 है और 152 पॉइंट जो कि खासा फर्क है आप देखें, तो इसलिए ये एक फ्लक्चुएशन को शो करता है। इसी तरह आप बाकी इनको पढ़ सकते हैं, फिर अपना बाकी करेंसीज को भी। फॉर एग्जांपल ये बांग्लादेशी टका है अगेंस्ट यूएस डॉलर, ये इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर है, इसको भी इसी तरह हम पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। अच्छा, ये दूसरा टेस्ट, इसका नल हाइपोथेसिस ये होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हर एक वेरिएबल के सामने जो वैल्यू है अगर वो उसका सिग्निफिकेंस लेवल को हम देखते हैं, अगर 5% से कम है तो हम we reject the null hypothesis of normality and conclude that it is not normally distributed। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर है, इट इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनमें से कोई है, यस एक है जिसको हम मार्जिन पे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी का जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो 5% के करीब है या मार्जिन पे है, 5.1% हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। ये इसका हो गया। इसके अलावा ये जो साथ शपीरो विल्क जो सिग्निफिकेंस है डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न या उसका मेथड डिफरेंट है, बट मीनिंग्स एंड द इंटरप्रिटेशन रिमेन्स द सेम। इसी तरह अगर आप आगे चलें, ये हिस्टोग्राम क्लियरली इंडिकेट्स, आप देखें एक्सट्रीम राइट के ऊपर ये ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर पाकिस्तानी रुपी की अगेंस्ट यूएस डॉलर वो 156 प्लस रही है, यानी अबव 156 रही है। तो ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरह जब हम ये क्यू प्लॉट को देखें तो इसको कैसे पढ़ते हैं, अगर ये डॉट्स
जो कि ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर है ऑन डिफरेंट डेट के ऊपर, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन को कोइंसाइड कर रहा हो, ये डॉट्स जो हैं, तो फिर तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन हमारे केस में ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? कि ये डॉट्स जो हैं दे आर अवे। हम इन केसेस को लोकेट भी कर सकते हैं कि ये कब कौन सी वैल्यू थी। तो इसको हम डबल क्लिक करके तो हम ये जाते हैं एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में ये शो डाटा लेबल्स। तो जब हम शो डाटा लेबल करते हैं, तो इसके बाद हम फिर इसको क्लोज कर दें, तो ये केस का नंबर आ जाता है। तो फिर इस केस नंबर को हम ये डाटा में जा करके लोकेट कर सकते हैं। ये केस नंबर्स होते हैं। ये जो है हमारे ये केस नंबर्स हैं। ये हमारे टोटल केस नंबर्स जो हैं, यानी 103 केसेस हैं। तो यहाँ पे हम इसको लोकेट कर सकते हैं। और वो तरीका मैंने बताया था कि गो टू केस, तो गो टू केस से आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये केस जो है वो हमारा 26 केस था, ओके करें, तो ये डायरेक्ट 26 केस के ऊपर जाके ये 26 केस, तो फिर इसको हम देख सकते हैं कि ये आउटलायर है या आउटलायर नहीं है, व्हाटएवर। रिजल्ट की तरफ वापस आते हैं। ये देखें आगे, ये हमारा इसको बॉक्स प्लॉट की अगेन वैल्यूज जो हैं वो नीचे जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कोई सीरियस आउटलायर नहीं, बट द आउटलायर्स आर देयर। तो इसी तरह बॉक्स प्लॉट्स के साथ ही अच्छा आगे कुछ और भी हम